A very warm welcome to our Union Budget 2024. Hi, I'm Arunima and आप जुड़े हैं हमारे साथ Grow के YouTube channel पे. Now, today is a very important day and I'll explain why while our audience joins in. So, 23rd July, Tuesday की शाम है and it's important because our Honorable Finance Minister, Ms. Nirmala Sitharaman ji, declared the Union Budget 2024 करीब 11 बजे सुबह and we have analyzed all of those insights and those details and we brought together guests to understand कि गवर्नमेंट का क्या प्लान है फॉर द अपकमिंग ईयर एंड एज रिटेल इन्वेस्टर्स हमें कौन से सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए. लेट्स गेट राइट इनटू दिस कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द बजट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट गेस्ट मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य जो है सीआईओ एट ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो है यूनियन बजट 2024 में फार्मर्स पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस था एंड एलोकेशन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड उससे जुड़े जो एलाइड सेक्टर्स हैं दैट वाज आल्सो वेरी हाई अबाउट 1.52 लाख करोड़ रुपीस. कैसे फर्टिलाइजर और एफएमसीजी स्टॉक्स पे इम्पैक्ट होगा, इफ यस इन व्हाट वे, खासकर बिकॉज एफएमसीजी स्टॉक्स खासकर रूरल मासेस पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं. मुझे आपके इन्वेस्टर्स के लिए इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई थिंक जो सबसे पहले इस बजट में मैं एक कॉन्टेक्स्ट रखना चाहूंगा वो ये कि ये जो मोदी 3.0 है इसमें पहली बार पॉलिटिक्स ने एक एंट्री किया है एज अपोज टू जस्ट इकोनॉमी एंड मार्केट्स. इसलिए क्योंकि जो मैंडेट रहा है गवर्नमेंट का वो थोड़ा सा फ्रेजाइल मैंडेट था और इसलिए अगर आप मोदी 2.0 मोदी 1.0 के बजट देखें तो उस समय सारा जो फोकस होता था वो कैपेक्स और ग्रोथ की तरफ होता था. इस बार इसलिए क्योंकि यहाँ पे उनके जो सीट काउंट थोड़े से कम थे और कोalition पार्टनर्स भी थे, इसलिए दो चीजों ने एंट्री किया जो पहले हम लोगों को उतना नहीं देखने को मिलता. पहला ये कि थोड़ा सा जो जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जो उन्होंने कुछ साइजेबल एलोकेशन किया वो उसको ये समझना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टनर्स के लिए थोड़ा सा खर्चा हुआ है. और दूसरा जो आपका सवाल है वो ये कि पहली बार कंजम्पशन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया है. ये मेरे हिसाब से बहुत ही बैलेंस्ड और अच्छा मेजर. पिछले मोदी जी के कार्यकाल में मोदी 2.0 में कंजम्पशन की जो स्थिति रही है वो काफी सी नाजुक सी हो गई थी. पिछले 2 या 3 साल से कंज्यूमर स्टॉक कंज्यूमर सेक्टर अच्छा नहीं कर रहे थे और उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उनको वोट काउंट या फिर रिजल्ट में भी देखने को मिला है. ये इनके सुधारने की एक मेरे ख्याल में मंशा है इसमें कि उन्होंने एग्रीकल्चर और कंजम्पशन के तरफ पर्टिकुलरली रूरल कंजम्पशन के तरफ जो अपना रुझान है वो बढ़ाया है, एलोकेशन है वो बढ़ाया है. इसलिए मुझे लगता है कि जो रूरल फोकस स्टॉक्स हैं जो एफएमसीजी के अंदर में भी जो रूरल में ज्यादा फोकस करते हैं और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी जो रूरल फोकस स्टॉक्स हैं वो अगले मेरे ख्याल में 1 साल में और बेहतर कर सकते हैं. और इसके साथ अगर आप ये भी जोड़ लें कि मॉनसून थोड़ी सी बेहतर है तो उनके शायद अच्छे दिन आ गए. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट आपने बहुत सही कहा कि काफी तरीकों से दिस इज अ वेरी नोवेल बजट. if you look at both in terms of जो FMCG and rural sector में focus है and from that perspective and also the fact that we're looking at certain political themes जो बाहर आए हैं. Next guest जो है Mr. Parak Chaban, Head of Research Equity at UTI Mutual Fund. Thank you. Actually again धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया यहाँ पे आने के लिए और मुझे अपॉर्चुनिटी दे रही है, इसके लिए धन्यवाद. ऑफ कोर्स सर. तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि रियल एस्टेट सेक्टर में हमने देखा है स्टॉक्स ने काफी जंप मारी है आफ्टर द बजट अनाउंसमेंट्स. इनफैक्ट 2.2 लाख करोड़ रुपीज एलोकेट हुआ है जस्ट टू मेक हाउसिंग मोर अफोर्डेबल, राइट? इससे रियल एस्टेट स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक्चुअली अगर हम लोग ये 2.2 लाख करोड़ का अलोकेशन देखेंगे तो डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो रियल एस्टेट स्टॉक जो है उसमें डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं था. तो वो स्टॉक्स में जो मूवमेंट हुआ वो बजट के बाकी के जो भी अलोकेशंस थे उसके वजह से हो रहा था. बिकॉज ये जो 2.2 लाख करोड़ का अलोकेशन है वो एक्चुअली ज़्यादा करके अफोर्डेबल हाउसिंग पे है. एंड अगर हम लोग अपने इंडियन रियल एस्टेट स्पेस में देखेंगे तो जो बड़े नाम है उसमें से बहुत ही कम कंपनीज है जो अफोर्डेबल हाउसिंग पे काम करती है. बहुत सारी जो कंपनी है, सब कंपनी ऑलमोस्ट आर इन द मिड इनकम और एक्चुअली लग्जरी हाउसिंग पे काम करती है. सो ये जो 2.2 लाख करोड़ का अलोकेशन था उससे रियल एस्टेट कंपनीज को डायरेक्टली बेनिफिट नहीं होगा. बट हाँ, जो एकदम छोटे प्लेयर्स रहेंगे जिन्होंने थोड़ा ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग पे काम रहेगा
वो कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है। बट Got it, रियल got it. एस्टेट इंडिया के लिए ऐसा सेक्टर है जो बेसिकली बहुत अलग अलग दूसरे सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन करता है, बहुत अलग अलग दूसरे सेक्टर्स में डिमांड बनाता है। तो जैसे अभी इसमें रियल एस्टेट कंस्ट्रक्ट होने वाला रहेगा, इतने घर जब बनेंगे तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है और इवन सीमेंट कंपनीज है उनको इससे बेनिफिट हो सकता है। सो जो कंपनीज स्पेसिफिकली हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में काम करती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करती है, वो कंपनीज को यहाँ से बेनिफिट होगा। वैसे ही सीमेंट कंपनीज को होगा। अभी ये कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखते हैं कि स्टील पाइप कंपनीज, उनके कुछ कुछ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स यूज होते हैं तो उनको बेनिफिट होगा। सो Got it. ये कंपनीज को कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड से बेनिफिट होगा। बैंकिंग साइड में बिकॉज अभी ये सब अफोर्डेबल हाउसिंग वाले घर है, तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो स्मॉल साइज के लोन देती है वो कंपनीज को भी इससे बेनिफिट होगा। सो जो भी ये नए घर लेते वक्त हाउसिंग लोन लेंगे, तो ये हाउसिंग लोन लेने के लिए छोटे बैंक्स के पास जाएंगे, या जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो छोटे साइज के लोन्स देते हैं उनके पास ये लोग जाएंगे एंड उनकी वजह से ये कंपनीज को भी उसको बेनिफिट होगा। सो अगर मैं पूरा वापस समरी में बोलूँ तो डायरेक्टली रियल एस्टेट कंपनीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बट ये जो अलाइड सेक्टर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर में, सो कंस्ट्रक्शन कंपनीज, सीमेंट कंपनीज, पाइप कंपनीज एंड ऑल्सो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो छोटे लोन्स देते हैं उनको इससे बेनिफिट होगा। Understood, understood. Great. On that note, thank you so much for your time, Mr. Chavan. This was extremely helpful. कि आपने जैसे कहा फोकस सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर पे नहीं होगा, बट स्टॉक्स पे नहीं होगा, बट ओवरऑल जो रिलेटेड स्टॉक्स है, सीमेंट, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, पाइप्स एंड सो ऑन, उन पे भी इम्पैक्ट स्पिल ओवर होगा। सही। नेक्स्ट गेस्ट जो है महेश पाटिल, जो है CIO इक्विटी एट ABSL म्यूचुअल फंड। इन वेरी ब्रीफली अगर आपको 30 सेकंड्स में समराइज करना पड़े कि इक्विटी इन्वेस्टर्स पे इम्पैक्ट क्या होगा, तो व्हाट वुड यू हैव टू से? So I would say that long-term capital gains tax बड़ा है। अगर एक देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स, one is the tax rate has gone up, okay, from 10% to 12.5%. I think उससे ज्यादा I think इन्वेस्टर्स को ज्यादा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर मार्केट में अगर रिटर्न्स बनते हैं, राइट, तो ही आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको देखना चाहिए कि मार्केट की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है, अर्निंग्स ग्रोथ कैसी है कंपनीज की, और आपको लंबे अरसे में नेक्स्ट अगले 2, 3, 5 साल में क्या रिटर्न्स बनेंगे, वो देख के आपको मार्केट में निवेश करना। हालांकि अभी इंटरेस्ट रेट, अपना कैपिटल गेन्स टैक्स थोड़ा बढ़ गया है। सो मुझे लगता नहीं है कि इसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। हालांकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो स्पेकुलेशन करते हैं मार्केट में, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ज्यादा इम्पैक्ट होगा। वो 15% से 20% हुआ है। तो एक तरह से आपका जो ओरिएंटेशन होना चाहिए, इन्वेस्टर को बोलूंगा कि मार्केट में थोड़ा सा लंबा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होना चाहिए, रादर देन हैविंग स्पेकुलेटिव शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। अगर वो ओरिएंटेशन होगा आपका, तो मार्केट में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो भी इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। Sir, thank you so much for your time. This is very helpful for our audience. काफी सारे valuable insights मिले. Thank you once again. Next speaker, who is Mr. Devang Shah, Head Fixed Income at Axis Mutual Fund. Hi, wonderful to have you here, Mr. Shah. Now, I wanted to ask you एक बहुत interesting trend हमने recently observe किया है कि household savings जो है, lately वो bank deposits नहीं बल्कि mutual funds जा रही है. And because of that, जो banks है, they are not able to conduct their lending operations very efficiently because deposits अब थोड़े कम हो गए हैं। तो आपके ओपिनियन में इस बजट में बैंकिंग सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पहले तो जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट सालाना ग्रोथ होता है, वो अगर आप लिखेंगे तो 20 से 25 लाख करोड़ का डिपॉजिट ग्रोथ होता है एनुअली। सो अगर आप म्यूचुअल फंड AUM का ग्रोथ देखेंगे स्पेसिफिकली, तो इससे काफी कम रहता है। तो इट इज नॉट कि डिपॉजिट्स का बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड AUM में शिफ्ट हो रहा है, बट आई थिंक गवर्नमेंट ने बजट ने एक बहुत अच्छी चीज करी है, जो स्पेसिफिकली दे हैव फॉलोड द पाथ ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। तो अगर आप देखेंगे फिस्कल कंसोलिडेशन व्हिच एक्चुअली इंपैक्ट्स बैंक्स बैलेंस शीट, बिकॉज उनका अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग गवर्नमेंट का कम आता है तो ऑटोमेटिकली जो उनकी SLR बुक होती है उस पे गेन्स बन सकते हैं। सेकेंडली, क्रेडिट के लिए उनको स्पेस ज्यादा आती है बिकॉज वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट कम हो जाती है, तो दोनों बेनिफिट मिलते हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि जो पाथ ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन फॉलो किया गया है,
गवर्नमेंट ऑलरेडी चाहते थे कि सोच थी कि जो आरबीआई का सरप्लस डिविडेंड मिला था ऑफ 2.1 ट्रिलियन, जो उनके एस्टिमेट से ऑलमोस्ट 1 से 1.25 लाख करोड़ एक्स्ट्रा था, उन्होंने उसको थोड़ा रैशनलाइज करके पार्शियली एक्सपेंडिचर की तरफ इंक्रीज करा हुआ है और पार्शियली डेफिसिट कम करने के लिए यूज किया गया है। सो जो फिस्कल डेफिसिट कम होगा, हमारे हिसाब से वो काफी पॉजिटिव रहेगा ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी और बैंकिंग सेक्टर इन पर्टिकुलर। Got it. So overall, things are looking up for the banking sector. The next guest, Mr. Rakesh Sethia. Hello everyone, namaste. Namaste. Thank you so much for your time, sir. Let's speak a little bit about the Jal Jeevan Mission and उनके अराउंड जो अचीवमेंट्स हैं, स्पेशली इस बजट के कॉन्टेक्स्ट में. आई मीन वी टॉकिंग अबाउट अ सेंट्रल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 lakh crore rupees out of a total outlay of 3.25 lakh crore rupees, and 78% of households now have access to drinking water. तो आपको क्या लगता है कि इस स्पेस में जो भी कंपनीज है उनको लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट मिलेगा? So देखिए, ये स्कीम पे ऑलरेडी करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है लास्ट करीब 3 से 4 सालों के बीच में. और जैसा कि आपने खुद मेंशन किया कि ऑलमोस्ट 78% हाउस होल्ड्स को टैप वाटर मिलना शुरू हो गया है. तो वन कुड आर्ग्यू कि अब ये स्कीम का जो अलोकेशन है, आई थिंक इस बजट के अंदर में करीब 78,000 करोड़ के आसपास का है स्कीम के अंडर में. और जैसा कि हमने पिछले स्कीम्स के अंडर में देखा कि जो एंसिलरी कंपनीज है जो इस प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है, या जो पाइप की कंपनीज है जो इसके केस में जो पाइप्स प्रोवाइड करती है, वो ये उनकी जो बेनिफिशियरी होने की जो ट्रेंड है वो आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगी. बट आपको ये भी समझना है कि अब हम जब 80% पेनिट्रेशन के आसपास में जब पहुंच जाते हैं तो शायद हम बोल सकते हैं कि अगले साल 2 साल 3 साल के बाद में ये ग्रोथ थोड़ा टेपर ऑफ होना शुरू हो जाएगी, स्पेसिफिकली फॉर इस तरह के जो प्रोजेक्ट हो गए उसके लिए. बट इसके अंदर में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट हमें अवेयर रहना चाहिए कि अब हम शायद स्टेज पे पहुंच रहे हैं जब यहाँ पे शायद थोड़ा 1-2 साल के बाद में टेपर ऑफ होना शुरू हो सकता है. ये गॉट इट. तो एक मतलब वेरी रियल अपर सीलिंग है ग्रोथ की, एंड दैट इवेंचुअली वो प्लेटो होगा, जैसे जैसे इनिशियल ग्रोथ तो होगी बट इवेंचुअली वो मतलब इवन आउट हो जाएगा. यस, जब सरकार के नंबर खुद ही बोल रहे हैं कि जो 19 करोड़ के आसपास में रूरल घर हैं, उसमें से करीब 15 करोड़ घर ऑलरेडी कनेक्ट हो गए हैं. जो बचे हुए जब कनेक्ट हो जाएंगे तो इसकी स्पेसिफिक जो आप बोल सकते हो कि जो ग्रोथ होगी वो टेपर ऑफ होना शुरू हो जाएगी. पर देखिए कि ये जरूरी नहीं है कि जो कंपनीज ये काम कर रही है ये ही उनके लिए रेवेन्यू का सोर्स है. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर में ये एक पार्ट होता है, तो इस चीज को, इस नुआंस को हमें भी समझना जरूरी है इन ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में. Understood. Thank you so much for your time, Mr. Sethia. Thank you for joining us here. Great. Now I will invite Mr. Ashutosh Bhargav. I have one final question for you. Standard deduction भी इस बजट में चेंज हुआ है from 50,000 to now 75,000 rupees. इससे equity markets पे क्या impact हो सकता है, खासकर if we talk about consumer driven companies? तो देखिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कंजम्पशन हमारा जो है कंट्री का वो कैपेक्स के सामने थोड़ा कमजोर रहा है पिछले 1-2 सालों. जो अभी चुनावी परिणाम भी हमने देखे, उसमें क्लियरली समझ में आया कि सरकार को ये सिग्नल था कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को, हाउस होल्ड्स को सपोर्ट करने की जरूरत है. तो ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट जो बढ़ाई गई है, ये उसी डायरेक्शन में है कि परचेजिंग पावर कंज्यूमर्स के हाथ में बढ़े. और उसको देखते हुए और भी जो इस बजट में कंजम्पशन रिलेटेड जो सॉफ्ट्स मिले हैं, मेरा ऐसा मानना है जो कंजम्पशन जो इतने समय से लैग कर रहा था स्टॉक मार्केट में, कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स, खास करके बेसिक कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक, इस बजट से उसको सपोर्ट मिलता है. और जो परफॉर्मेंस गैप हमने देखा केपेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स का, कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स का, मुझे ऐसा लगता है अगले 12 महीने में उस परफॉर्मेंस गैप को हम कम होते हुए देखेंगे. गॉट इट. तो हमें मतलब इनको बिल्कुल डिवोर्स करना है, कैपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स एंड कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स, एंड मतलब होलिस्टिकली देखना है कि बजट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? डेफिनेटली. तो केपेक्स पे गवर्नमेंट का ध्यान कई सालों से बना हुआ है, इस बजट में भी बना हुआ है. इस बजट में उन्होंने कोई भी कटौती नहीं की है. इस रिवाइज बजट में इंटरिम बजट का जो 11 लाख करोड़ का एलोकेशन था केपेक्स पे, वो मेंटेन किया है. पर साथ ही साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाया है
और मिडिल क्लास को खासकर टैक्स रिजीम में, जो न्यू टैक्स रिजीम में कुछ एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर प्रोवाइड की है। तो इससे ऐसा नहीं है कि केपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर्स में अर्निंग में कुछ गिरावट के संकेत है। केवल यही है कि जो पार्टिसिपेशन कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स का उनकी वीक अर्निंग्स के कारण नहीं हो पा रहा था, उसमें हम बदलाव देखेंगे और कुछ इम्प्रूवमेंट अर्निंग्स में होते हुए इन सब स्टेप्स के कारण हमको अगले 6 से 12 महीने में लगता है। ग्रेट। ऑन दैट नोट हमें कुछ पावर पैक्ड एनालिसिस सुनने को मिला विद सम वेरी वेरी piercing razor sharp insights. Hit that subscribe button and don't forget to press that bell icon for more such exciting updates. Stay tuned. And well, all I have to say is this is Arunima Rao signing off from the Grow HQ. Happy investing. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.